तो जो आज का क्वेश्चन है वो मैंने कैपेसिटर सिस्टम से लिया हुआ है और इस पर मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया है और अब मैं इस पर एक लॉन्गर वीडियो बना रहा हूं जिसमें कॉन्सेप्ट और जो सॉल्यूशन प्रोसेस है उसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो ठीक से ऑब्जर्व करना, पूरा वीडियो देखना। तो कैपेसिटर सिस्टम से मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया हुआ है और इस क्वेश्चन के बेसिस पे मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा कि कैपेसिटर में चार्ज और वोल्टेज का डिवीजन जो है कैपेसिटेंस से कैसे रिलेटेड है और उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमें एक सर्किट डायग्राम दे रखा है जिसमें C1 कैपेसिटर 3 माइक्रोफेरेड है, C2 कैपेसिटर 6 माइक्रोफेरेड है, C3 कैपेसिटर 2 माइक्रोफेरेड है और C4 कैपेसिटर 4 माइक्रोफेरेड है। इस सर्किट में 6 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है जिससे सर्किट में चार्ज सप्लाई हो रही है। स्टडी स्टेट की कंडीशन हमने एज्यूम कर लिया है, मतलब सारे कैपेसिटर फुली चार्ज हो गए हैं। अब इस कंडीशन में तुम्हें फाइंड आउट करना है कि ईच कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है और हर कैपेसिटर पर चार्ज कितना है। तो अगर तुमने कैपेसिटर के फॉर्मूले वगैरह पढ़े होंगे, उनके कॉन्सेप्ट को समझा होगा, तो ये क्वेश्चन तुम इजीली कर सकते हो। ट्राई करो सॉल्व करने की, इजी क्वेश्चन है। अगर तुमसे सॉल्व हो जाता है तब तो अच्छी बात है कि तुम्हें कॉन्सेप्ट आ गया है, लेकिन अगर नहीं होता है तो देखो मैं इसके सॉल्यूशन को एक्सप्लेन कर रहा हूं और ध्यान से ऑब्जर्व करना तो तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अगर नहीं आता है तो इसका मतलब कॉन्सेप्ट पर अभी पकड़ नहीं है और फिर थोड़ा ट्राई करते रहोगे तो बाकी के क्वेश्चन भी होने लगेंगे। ठीक है ना, यही मेथड होता है हमारा पढ़ाई करने का। तो देखो मैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं। तो हमें हर कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है और हर कैपेसिटर पर चार्ज निकालना है। अब मैं इस सर्किट में कुछ पॉइंट रिप्रेजेंट कर देता हूं जिससे कि कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस रिप्रेजेंट करना आसान होगा। C1 जो है वो A और P पॉइंट से कनेक्टेड है, तो C1 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस VAP होगा जिसको हम V1 बोलेंगे। कैपेसिटर C2 जो है P और B पॉइंट से कनेक्टेड है, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस VPB होगा जिसको हम V2 बोलेंगे। C3 A और B पॉइंट से कनेक्टेड है, तो C3 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस VAB होगा जिसे हमने V3 से रिप्रेजेंट किया है। और C4 जो है वो A और S पॉइंट से कनेक्टेड है, तो C4 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस VAS होगा जिसे हम V4 बोलेंगे। इसी तरह से C1 पर जो चार्ज स्टोर है वो Q1 है, C2 पर Q2 है, C3 पर Q3 है और C4 पर Q4 चार्ज स्टोर है और इनकी भी वैल्यू हमें निकालना है। तो अब जो है इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो ये जो दो पैरामीटर जिनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, तो मैं कोई एक पैरामीटर जैसे सपोज वोल्टेज को सेलेक्ट करता हूं और सबसे पहले उसका डिवीजन सर्किट में करता हूं। जब वोल्टेज का डिवीजन सर्किट में निकल आएगा तो फिर चार्ज भी ऑटोमेटिक फॉर्मूले की हेल्प से आ जाएगा। तो सबसे पहले वोल्टेज का डिवीजन हम सर्किट में करते हैं। अब हम देखते हैं कि बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सर्किट में किस तरह से ड्रॉप होता है। तो अगर बैटरी के पॉजिटिव प्लेट से हम सर्किट में मूव करना स्टार्ट करें तो सबसे पहले पोटेंशियल ड्रॉप जो है C4 के क्रॉस होगा। उसके बाद जब हम आगे जाएंगे तो हम देखते हैं कि अगर मैं A पॉइंट से B पॉइंट की तरफ जाता हूं तो C3 के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा। इसी तरह से A और B पॉइंट के बीच जाने के लिए एक पाथ और है, तो जब मैं इस पाथ से होकर जाऊंगा तो जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो C1 और C2 के अक्रॉस जो ड्रॉप है उन दोनों का सम होगा। मतलब VAB का जो पोटेंशियल डिफरेंस है इन दोनों ब्रांच के अक्रॉस है। अगर हम APB पाथ से जाते हैं तो भी पोटेंशियल डिफरेंस APB पाथ के अक्रॉस VAB होगा। अगर हम C3 कैपेसिटर के थ्रू जाते हैं तो भी पोटेंशियल ड्रॉप VAB ही होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बैटरी से जब हम सर्किट में घूमते हैं तो जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो S और A पॉइंट के बीच होता है जो कि कैपेसिटर C4 की वजह से है,
और इसी तरह से एक और पोटेंशियल ड्रॉप ए और बी पॉइंट के बीच होता है। इसके अलावा सर्किट में और कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है। तो मतलब बैटरी का जो सारा पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो एस और ए पॉइंट के बीच हो रहा है और ए और बी पॉइंट के बीच हो रहा है, सिर्फ इन दो पॉइंट के बीच ड्रॉप हो रहा है। तो इसलिए अब हम क्या करते हैं, ए और बी पॉइंट के बीच में जो कैपेसिटर का सिस्टम है उसका नेट कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं। तो जिससे क्या होगा कि ए और बी पॉइंट के बीच एक सिंगल कैपेसिटर जो कि इनका नेट कैपेसिटर है वो हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो इससे सर्किट सिंपल हो जाएगा और हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले ए और बी पॉइंट से जो कैपेसिटर का सिस्टम कनेक्टेड है उसका नेट कैपेसिटेंस निकालते हैं। तो देखो ए बी पॉइंट के बीच दो कैपेसिटर सिस्टम कनेक्टेड है, एक ए पी बी जिसमें दो कैपेसिटर C1 और C2 सीरीज में है और दूसरा जो है ATB। यहां पर मैंने एक पॉइंट T दे दिया ताकि रिप्रेजेंटेशन आसान हो, और इस पाथ में एक कैपेसिटर C3 है। तो क्योंकि ये दोनों पाथ जो है AB पॉइंट से कनेक्टेड है तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों पाथ जो है एक दूसरे के पैरेलल है। और हमें कैपेसिटर सिस्टम में पता होता है कि जो पैरेलल कनेक्शन होता है उसमें कैपेसिटर का जो सम है वो नेट कैपेसिटेंस होता है। तो सपोज ए बी पॉइंट के बीच कैपेसिटर सिस्टम का जो नेट कैपेसिटेंस है वो CAB है। तो CAB इक्वल टू होगा APB पाथ का नेट कैपेसिटेंस जिसे मैंने CAPB से दिखाया है और प्लस ATB पाथ का नेट कैपेसिटेंस जिसे मैंने CATB से दिखाया है। तो इस तरह से ये जो दो पाथ हैं वो पैरेलल में कनेक्टेड हैं, इसलिए उन दोनों पाथ के कैपेसिटर का सम AB के क्रॉस नेट कैपेसिटेंस होगा। अब ATB पाथ में तो हमें कैपेसिटेंस पता है कि C3 है, APB पाथ का हमें कैपेसिटेंस निकालना होगा। APB पाथ में दो कैपेसिटेंस C1 और C2 सीरीज में कनेक्टेड है। तो सबसे पहले इसका नेट कैपेसिटेंस निकालते हैं। तो हमें पता है कि जब कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो उनके नेट कैपेसिटेंस का जो रेसिप्रोकल होता है वो इंडिविजुअल कैपेसिटर के कैपेसिटेंस के रेसिप्रोकल के सम के इक्वल होता है। तो सपोज APB पाथ का अगर नेट कैपेसिटेंस CAPB है तो 1/CAPB इक्वल टू होगा इस पाथ में जितने भी कैपेसिटर है उसके रेसिप्रोकल का सम, मतलब 1/C1 प्लस 1/C2। और मैं वैल्यू पुट कर देता हूं, C1 की वैल्यू 3 माइक्रोफैरड है, तो इसे हम माइक्रोफैरड में ही सॉल्व कर रहे हैं, माइक्रोफैरड ही हमारा यूनिट है। तो ये हो जाएगा 1/3 प्लस C2 6 है तो 1/6, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। इसका मतलब जो है APB पाथ का कैपेसिटेंस 2 मतलब 2 माइक्रोफैरड आ गया। तो APB पाथ का कैपेसिटेंस हमें पता लग गया है। अब हम AB पॉइंट के बीच नेट कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। APB का नेट कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैरड है और ATB पाथ का जो नेट कैपेसिटेंस है वो भी 2 माइक्रोफैरड है। तो 2 + 2 हो गया 4 माइक्रोफैरड। इस तरह से AB पॉइंट के बीच जो कैपेसिटर सिस्टम है उसका नेट कैपेसिटेंस जो है वो 4 माइक्रोफैरड आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसके बाद इसका एक इक्विवेलेंट सिंपल सर्किट बना लेते हैं जिससे हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। अब देखो जो इक्विवेलेंट सर्किट है वो इस तरह से हो गया। AB के बीच में हम एक सिंगल कैपेसिटेंस डाल सकते हैं जो कि ये नेट कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफैरड है। तो इस पूरे सिस्टम का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफैरड AB के बीच में आ गया और एक कैपेसिटेंस ये जो C4 है वो 4 माइक्रोफैरड का कनेक्टेड है बैटरी के साथ। तो ये इक्विवेलेंट सर्किट बन गया। अब हम इजीली पोटेंशियल को डिवाइड कर सकते हैं। तो पोटेंशियल दो जगह डिवाइड हो रहा है, C4 के क्रॉस और CAB के क्रॉस। और ये दोनों कैपेसिटर क्योंकि सीरीज में है तो सीरीज में हमें पता है कि चार्ज कांस्टेंट होता है। जो चार्ज बैटरी से निकलेगा वो दोनों में सेम चार्ज जाएगा, वो C4 से भी जाएगा और CAB से भी जाएगा, मतलब दोनों पे सेम चार्ज होता है। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि इन दोनों कैपेसिटर के पैरामीटर को अगर कंपेयर करें तो दोनों कैपेसिटर पर जो Q होगा वो सेम होगा। तो हम बोलते हैं Q कांस्टेंट है दोनों कैपेसिटर के लिए। और बैटरी का जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो SA पॉइंट के बीच हो रहा है और AB पॉइंट के बीच हो रहा है। टोटल ड्रॉप इन्हीं दो पॉइंट के बीच हो रहा है। तो मैं लिख सकता हूं VSA
प्लस VAB इक्वल टू 6 वोल्ट, क्योंकि इन्हीं दोनों के बीच ड्रॉप हो रहा है। अब ऐसे पॉइंट का जो ड्रॉप है वो C4 कैपेसिटर के अक्रॉस ही ड्रॉप है, और उसको हमने क्योंकि V4 से रिप्रेजेंट किया है तो V ऐसे V4 के इक्वल है, तो उसे मैं V4 लिख देता हूं। तो V4 प्लस VAB इक्वल टू 6 वोल्ट आ गया, ताकि रिप्रेजेंटेशन में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैंने इसकी जगह V4 लिख दिया है। अब हम फर्दर सॉल्व करते हैं। तो अगर हम कैपेसिटर का फॉर्मूला लगाते हैं तो हमें पता है कि Q इक्वल टू CV होता है, मतलब V को मैं लिख सकता हूं Q बाई C। अब क्योंकि Q दोनों कैपेसिटर के लिए कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो इन दोनों कैपेसिटर के पैरामीटर को कंसीडर करते हुए मैं लिख सकता हूं कि V प्रोपोर्शनल टू 1 बाई C है। क्योंकि Q कांस्टेंट है, तो अगर मैं उसे हटा दूं तो यहाँ पे प्रोपोर्शनल आ जाएगा। तो V प्रोपोर्शनल टू 1 बाई C का मतलब हुआ जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा है उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कम होगा, और जिसका कैपेसिटेंस कम है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा। मतलब V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C आ रहा है यहां से। और इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी का कॉन्सेप्ट अगर मैं लगा दूं तो मैं लिख सकता हूं V4 बाई VAB इक्वल टू CAB डिवाइडेड बाई C4। CAB का जो कैपेसिटेंस है वो है 4 माइक्रोफैराड, और C4 है वो भी 4 माइक्रोफैराड है। तो ये दोनों कट के यहाँ पे मुझे 1 मिल जाएगा। तो इसका मतलब हुआ V4 बाई VAB इक्वल टू 1 आ रहा है। तो अगर मैं VAB का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो V4 इक्वल टू VAB होगा। और क्योंकि V4 प्लस VAB 6 वोल्ट है, इसका मतलब दोनों इक्वल है, तो दोनों में हाफ हाफ वोल्टेज का डिवीजन हो रहा है। मतलब V4 की वैल्यू भी 3 होगी और VAB की भी वैल्यू 3 होगी। तो V4 और VAB दोनों की वैल्यू 3 वोल्ट हुई। तो C4 कैपेसिटर के अक्रॉस 3 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा है और AB पॉइंट के अक्रॉस 3 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा है। वैसे तुम इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि जैसे ही तुम देखो सर्किट में सीरीज में दो सेम कैपेसिटर कनेक्टेड है तो उनके बीच टोटल वोल्टेज ड्रॉप का हाफ हाफ वोल्टेज डिवाइड होगा। तो यहाँ पे तुम डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि हाफ इसमें डिवाइड होगा, हाफ इसमें डिवाइड होगा। तो टोटल वोल्टेज अगर 6 वोल्ट है तो 3 वोल्ट यहां होगा, 3 वोल्ट यहां होगा। ये मैंने एक्सप्लेन किया ताकि तुम्हें प्रोसेस पता चल जाए। तो इस तरह से मुझे V4 तो पता चल गया, AB के क्रॉस वोल्टेज पता चल गया है। अब जब AB के क्रॉस वोल्टेज पता चल गया है तो वापस इस सर्किट को देखो, क्योंकि AB के बीच एक्चुअली में ये सर्किट कनेक्टेड था। और अब हम बाकी कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप भी निकाल सकते हैं। तो देखो AB के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप जो है वो 3 वोल्ट है और AB से C3 कैपेसिटर डायरेक्टली कनेक्टेड है। इसका मतलब हुआ C3 के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है वो भी 3 वोल्ट होगा। तो V3 भी मेरा 3 वोल्ट आया है। अब APB ब्रांच में देखो, तो APB ब्रांच भी AB पॉइंट से कनेक्टेड है, तो इसके अक्रॉस भी वोल्टेज ड्रॉप 3 वोल्ट है। और इस ब्रांच में कैपेसिटर C1 और C2 सीरीज में कनेक्टेड है। तो ये जो APB पाथ में वोल्टेज ड्रॉप है वो AP के क्रॉस ड्रॉप और PB के क्रॉस ड्रॉप जो है उन दोनों सम के इक्वल है। AP का ड्रॉप मतलब C1 कैपेसिटर के क्रॉस ड्रॉप और PB का ड्रॉप मतलब C2 कैपेसिटर के क्रॉस ड्रॉप। तो अगेन हम APB पाथ में सीरीज कॉम्बिनेशन के वोल्टेज ड्रॉप का कॉन्सेप्ट लगा लें तो हमें C1 के क्रॉस ड्रॉप और C2 के क्रॉस ड्रॉप पता चल जाएगा। तो VAB को मैं VAP प्लस VPB लिख सकता हूं और AP के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो C1 के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है जिसे मैंने V1 से रिप्रेजेंट किया है, और PB के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वही C2 के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है जिसे मैंने V2 से रिप्रेजेंट किया है। तो मैं ये भी लिख सकता हूं कि VAP की जगह V1 लिख दूं और VPB की जगह V2 लिख दूं। तो V1 प्लस V2 ये मिला के कितना हो जाएगा, जो AB के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है, और वो कितना है 3 वोल्ट। तो V1 प्लस V2 3 वोल्ट हो जाएगा।
अब इस केस में C1 और C2 सीरीज में कनेक्टेड है और सीरीज में जो होता है चार्ज जो होता है वो कैपेसिटर पर सेम होता है। तो अगर इन दोनों कैपेसिटर के पैरामीटर को कंपेयर करें तो दोनों कैपेसिटर पर चार्ज कांस्टेंट है। और अगर अब मैं कैपेसिटर का फॉर्मूला अप्लाई कर दूं तो Q इजिकल टू CV होता है, तो मैं V इक्वल टू Q बाई C लिख सकता हूं। तो यहां पे मैंने V इक्वल टू Q बाई C लिख दिया। अब दोनों कैपेसिटर के पैरामीटर हम कंपेयर कर रहे हैं, तो क्योंकि Q कांस्टेंट है तो अगर मैं Q को यहां से हटा दूं तो मैं लिख सकता हूं V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C। तो मैं लिख सकता हूं V प्रोपोर्शनल टू 1 बाई C, या फिर V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C लिखा जा सकता है। अब मैं यहां पे इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी का कॉन्सेप्ट यूज करूं तो मैं लिख सकता हूं V1 बाई V2 इक्वल टू C2 बाई C1। C2 की वैल्यू 6 माइक्रोफैराड है और C1 की वैल्यू जो है 3 माइक्रोफैराड है। तो सॉल्व करने पे 2 बाई 1 आ जाएगा। इसका मतलब जो कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज V1 बाई V2 है वो 2:1 के रेशियो में है। इसका मतलब हुआ रेशियो के पार्ट का जो सम है वो 2 + 1 3 है। तो अगर 3 पार्ट जो है V1 प्लस V2 मतलब 3 वोल्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसका जो 2 पार्ट है वो V1 है और उसका जो 1 पार्ट है वो V2 है। तो इस तरह से रेशियो के कॉन्सेप्ट से अब हम नेट वोल्टेज निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ टोटल वोल्टेज का 2/3 पार्ट जो है वो V1 होगा। तो इसे सॉल्व कर लेंगे तो 2 वोल्ट आ जाएगा। इसी तरह से V2 जो है टोटल 3 पार्ट का 1 पार्ट है। इसका मतलब हो गया कि टोटल वोल्टेज का 1/3 पार्ट V2 है। तो इसे सॉल्व कर लेंगे तो 1 वोल्ट आएगा। इसका मतलब V1 पहले कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप 2 वोल्ट है, दूसरे कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप V2 वो 1 वोल्ट है, तीसरे कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप V3 वो 3 वोल्ट है, चौथे कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप V4 वो भी 3 वोल्ट है। तो इस तरह से सब कैपेसिटर के क्रॉस हमें वोल्टेज ड्रॉप मिल चुका है। और जब कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप मिल चुका है तो हम कैपेसिटर में चार्ज स्टोर भी इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला Q इक्वल टू CV होता है, तो उसका यूज करके हम निकाल सकते हैं। अब पहले कैपेसिटर पर जो चार्ज स्टोर है Q1 उसे मैं C1V1 लिख सकता हूं इस फॉर्मूले के हेल्प से। तो मेरे पास चार्ज आ जाएगा, C1 की वैल्यू 3 माइक्रोफैराड है और V1 जो है 2 वोल्ट है। तो मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 माइक्रोकूलम चार्ज आ गया। इसी तरह से Q2 पर जो चार्ज होगा वो C2V2 के इक्वल होगा। C2 की वैल्यू 6 माइक्रोफैराड है और V2 वोल्टेज जो है वो 1 वोल्ट है। तो इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 माइक्रोकूलम आ जाएगा। तो वो होना ही चाहिए क्योंकि ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है, तो सीरीज में जो है कैपेसिटर पर चार्ज सेम होता है। तो इस पर भी 6 माइक्रोकूलम है और इस पर भी 6 माइक्रोकूलम है, तो जो कि करेक्ट है। अब C3 में जो चार्ज स्टोर है वो Q3 है, तो Q3 को मैं लिख सकता हूं C3V3। C3 2 माइक्रोफैराड है और V3 की वैल्यू 3 वोल्ट है। तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 माइक्रोकूलम जो है ये Q3 आ गया। मतलब C3 पे जो चार्ज स्टोर है वो आ गया। अब C4 में जो चार्ज स्टोर है वो Q4 है, उसको मैं लिख सकता हूं C4 इंटू V4। C4 4 माइक्रोफैराड है, V4 3 वोल्ट है, तो मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 माइक्रोकूलम आ जाएगा। तो इस तरह से C4 में जो चार्ज स्टोर है वो 12 माइक्रोकूलम है। और एक चीज और देख सकते हो, C4 में वो सारा चार्ज गया हुआ है जो बैटरी ने रिलीज किया है। तो इसका मतलब बैटरी से कितना चार्ज निकला, बैटरी से जो चार्ज निकला वो Q4 के ही इक्वल निकला। मतलब बैटरी ने 12 माइक्रोकूलम का चार्ज सर्किट में दिया है। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए तुम जो है सर्किट में चार्ज स्टोर और वोल्टेज ड्रॉप को इजीली निकाल सकते हो। इसमें पहले मैंने वोल्टेज ड्रॉप निकाला, उसके बाद चार्ज निकाला। इसी तरह का कोई दूसरा क्वेश्चन होगा तो उसमें मैं पहले चार्ज को डिवाइड करूंगा और उसके बाद वोल्टेज निकालूंगा। तो उसमें देखेंगे कि चार्ज का डिवीजन विदाउट वोल्टेज जाने कैसे होता है, कैपेसिटेंस पे वो कैसे डिपेंड करता है। तो इसको ठीक से देखो, होपफुली तुम्हें समझ में आ गया होगा और इसके बेसिस पे कुछ और क्वेश्चंस करोगे तो तुम्हारा जो है इस तरह से चार्ज और वोल्टेज का डिवीजन कैपेसिटर सिस्टम में क्लियर हो जाएगा।